दांव पर दांव है, वादों पर वादे। कुछ 24 से आगे के विजन को लेकर उतरे हैं। किसी के सामने ठहरे हैं अंतहीन सन्नाटे। कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। कांग्रेस को लगता है कि दक्षिण से सधी सियासत पूरे भारत में लहर लेकर आएगी और गांधी परिवार के हिस्से में आई सत्ता के वनवास की लकीर मिट जाएगी। ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लेकिन प्रश्न गहरे हैं, विपक्षी प्रलाप गहरे हैं। इस बार अगर मोदी लहर में कांग्रेस बही तो फिर किस किनारे उतर जाएगी? जातियों में उत्तर प्रदेश को फिर से बांटेंगे, उत्तर प्रदेश को जातियों में टुकड़ा टुकड़ा करने का काम करेंगे। भाई और बहनों, मोदी जी अकेले हैं जो देश को एक रख सकते। 24 के मंच पर कितने प्रपंच हैं, कितने प्रश्न हैं, कितनी प्रस्तावनाएं हैं, किसके लिए संभावनाएं हैं? इन्हीं सवालों के घेरे में है 2024 का सियासी संग्राम। कांग्रेस को उम्मीद दक्षिण से है, क्योंकि बीते साल हुए 5 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई थी। तमिलनाडु में राहुल गांधी अपने मित्र स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके के भरोसे हैं और केरल में मुस्लिम लीग के भरोसे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2019 के मुकाबले कांग्रेस की सीटें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अब ये सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या कांग्रेस का लक्ष्य एकमात्र सिर्फ सीटों को बढ़ाना है? क्या वो सत्ता में पहुंचने की उम्मीद पहले ही छोड़ चुकी है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि एक्सपर्ट तो यहां तक कहते हैं कि 24 की लड़ाई में कांग्रेस की कोशिश सत्ता पाने के बजाय अपनी लीडरशिप को फेल्योर के तमगे से बचाने की, गांधी परिवार की उस सियासी लिगेसी को बचाने की है जो 2014 से लेकर 2019 तक के लोकसभा और इस दौर के तमाम विधानसभा चुनावों की हार के बाद दांव पर लगी है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान राम ने क्या किया? मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए जाते थे? क्योंकि अपने परिवार की मर्यादा उन्होंने रखी, अपने परिवार के असूलों के लिए लड़े, अपने परिवार की गरिमा के लिए लड़े। ये एक पुरानी हिंदू परंपरा है, ये हमारे धर्म की परंपरा है। इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको सेवा भाव कहते हैं। परिवारवाद को भगवान राम की मर्यादा से जोड़ने का उपक्रम क्या कांग्रेस के लिए वोटर्स के मन मिजाज को बदलता दिखता है? पिछले चुनावों का रिपोर्ट कार्ड देखें तो कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटें मिली थीं, जबकि पूरे देश में कांग्रेस को महज 19.5% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें ही मिली। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए संजीवनी खोज रहे हैं और जातीय गोलबंदी में उन्होंने एक रास्ता मोदी के वोट बैंक को काउंटर करने का खोज निकाला है। लेकिन ये कितनी दूर तक जाता है, ये बड़ा सवाल है। राम मंदिर से बनी लहर पर राहुल सीधे हमला करने के बजाय जाति वाले गणित से उसे खंडित करने की कोशिश करते हैं। कभी मंदिर में पूजा करते हुए राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती।
2014 के मुकाबले 2019 में कांग्रेस को कुल जमा 8 सीटों का इजाफा हुआ था। लेकिन सबसे गंभीर बात कांग्रेस के लिए यह रही थी कि यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में उसे 1 सीट निकालने में पसीने छूट गए थे। इस बार क्या होगा जब ब्रांड मोदी के पास गिराने और बताने के लिए एक लंबा रिपोर्ट कार्ड है और मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी चुनावी मैदान में मोदी के समकक्ष खुद को रखते हैं। कांग्रेस की कमान भले ही गैर गांधी परिवार के शख्स के हाथ में हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई दुविधा नहीं है। कांग्रेसी ये जताने से नहीं चूकते कि राहुल राजनीतिक तौर पर निपुण हो चुके हैं और प्रधानमंत्री पद के राहुल स्वाभाविक चेहरे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी 24 के चुनाव में कांग्रेस के 2019 के 19.5% के वोट शेयर को डबल कर देंगे? क्या 2024 में राहुल कांग्रेस की सीटों को उछाल करके 2072 के बहुमत वाले आंकड़े के पार ले जाएंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो, अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मोदी का दूसरा सबसे बड़ा भगवागढ़ उत्तर प्रदेश। 80 सीटों का सबसे बड़ा रण, जिसकी कमान मोदी के भरोसेमंद सिपहसालार योगी के हाथों में है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है आज सहारनपुर में नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी की दमदारी यूपी में दिखी, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। खास बात यह है कि राम मंदिर से लेकर ढांचागत विकास, केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन, लॉ एंड ऑर्डर और सबका साथ सबका विकास का मंत्र, मोदी का सबसे मजबूत मॉडल यूपी में है। योगी जी हो या मोदी, आपका ध्यान है, इसलिए हम दोनों एक बात पर बार बार बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। मोदी और योगी आपके उत्पादों की बिक्री बढ़ाना चाहता है और इसलिए हमने एक जिला एक उत्पाद योजना लेकर आया है। एक तरफ माइक्रो लेवल पर लोकल कनेक्ट है तो दूसरी तरफ सिवाय चुनावी प्लान के और कुछ नहीं, जिसमें जाति के समीकरण पर फोकस है। हाल में हुए सर्वे में उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस की स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद भी खराब ही नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 73 सीटें सर्वे में मिलती दिखी थीं, जबकि कांग्रेस 0 पर जाती नजर आई। यूपी में कांग्रेस की कंफ्यूजन का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर वायनाड से एक बार फिर पर्चा भर चुके हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा, ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो सकी है। टॉप लीडरशिप का यही कंफ्यूजन कांग्रेसियों को घोर चिंता में डाल देता है। हाल के दिनों में जिस तरह से एक एक करके तमाम दिग्गज चेहरों ने कांग्रेस छोड़ी है, वो इशारा करती है कि कांग्रेस के भीतर द्वंद्व बड़े हैं। यूपी में इंडी गठबंधन है, इसमें कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है। लोग चुटकी लेते हुए यहां तक कहते हैं कि अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही खुद कन्विंस नहीं हो सकी हैं कि वो गठबंधन में है। हालांकि अखिलेश के पीडीए वाले फार्मूले का हाल बता रहा है कि घूमकर अखिलेश अब सिर्फ MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के ही भरोसे बचे हैं।
क्योंकि पीडीए वाले चेहरे अखिलेश से किनारा कर चुके हैं। जाट नेता जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा हैं। ओपी राजभर तो बहुत पहले ही अखिलेश को छोड़ चुके हैं। पल्लवी पटेल अखिलेश से दूरी बनाकर अब ओवैसी के साथ पीडीएम वाले फार्मूले पर काम कर रही हैं, तो अखिलेश के स्वामी भी अलग खेमे में हैं। पीडीए का तो 2 फार्मूला हम लोग बनाए हैं। एक तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, समाजवादी पार्टी से परिवार के लोग ज्यादा लोग लड़ेंगे, तो वो पीडीए जो है उनका ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो दोहराना चाह रहे हो? बता दीजिए। मैंने बात कही, हमारा जो सिंबल है नल, हैंडपंप नल, और भाजपा का कमल है। कमल को भी पानी की जरूरत है, तो कमल खिलेगा। और ये जो साथ है इसमें मेल बन गया, तुकबंदी भी बन रही है, मुद्दे भी बन रहे हैं, काम भी हो। और साइकिल के लिए क्या बोला था? आप पानी से चल जाएगा, वो तो जनता के हाथ में फिसल ही रही है। केवल हमारे आपके अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े विधायक जो चुन करके गए उन्हें भी लालच दे करके अपनी तरफ खींच लिया। पता नहीं कौन सा पैकेज मिला है विधायकों को और दलों को, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बीजेपी का फोकस यूपी में उन सीटों पर है जहां पिछली बार वो दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसी 16 सीटें हैं। पिछली बार अखिलेश का गठबंधन मायावती के साथ था, इस बार मायावती की पार्टी बीएसपी अकेले मैदान में है। 16 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही बीजेपी की हार का अंतर 7 सीटों पर 10% से भी कम था। इस बार तेवर और अंदाज अलग हैं। मोदी अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ ज्यादा एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट हैं। राम मंदिर के मुद्दे का एपिसेंटर भी उत्तर प्रदेश ही है। इसके साथ ही विकास योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला के जरिए मोदी ने यूपी को एक अलग प्रयोगशाला के तौर पर तैयार किया है। ये काम क्या एक अस्थिर, कमजोर, भ्रष्ट, स्वार्थी नेताओं का इंडी गठबंधन मजबूती का काम कर सकता है क्या? देश को मजबूत बना सकता है क्या? अरे जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं बना सकती, वो देश को क्या मजबूत बनाए? अगर देखें तो बिहार, बंगाल और यूपी यानी इन 3 राज्यों में कुल 162 लोकसभा सीटें आती हैं। इंडी गठबंधन के लिए इन तीनों राज्यों में कम से कम बीते कई सर्वे में कोई अच्छा रुझान तो नहीं मिला है। पिछले टर्म के लोकसभा चुनाव में बिहार, बंगाल और यूपी में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही थी। बिहार में 40 में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, यूपी में 80 में से 1 सीट और 42 सीटों वाले बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट ही नसीब हो सकी थी। इस बार भी इंडी के बैनर तले टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा सकता था, पर ममता दीदी ने कांग्रेस से आखिरकार दूरी बना ली और इंडी गठबंधन को अलविदा कह दिया। राहुल गुबार ही देखते रहे। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, कांग्रेस के ভোট দেওয়া মানে बीजेपी के ভোট দেওয়া। अब तक के सर्वे बता रहे हैं कि बंगाल, यूपी और बिहार की कुल 162 सीटों पर बीजेपी को मिलती बढ़त और कांग्रेस की सिमटती जमीन, कांग्रेस के सत्ता स्वप्न और राहुल की ग्रैंड लॉन्चिंग दोनों को मुंह चिढ़ा रही है। सर्वे में बंगाल, यूपी और बिहार की कुल 162 सीटों में जहां एनडीए को 132 सीटें मिलती दिखी, तो वहीं कांग्रेस को इन 3 राज्यों में महज 1 सीट ही मिलती दिख रही है। जाहिर है 2024 की रणभूमि में कांग्रेस के लिए संकेत शुभ तो नहीं दिख रहे। राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव उस अग्नि परीक्षा की तरह है जो उन दोनों के ही आगे के राजनीतिक करियर की दिशा तय करेगा। ये चुनाव इस लिहाज से भी अहम होगा कि क्या राहुल गांधी की जाति वाला दांव मोदी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा को खंडित कर पाएगा। भरोसा तभी बनता है जब नजरिया साफ दिखता है। गुजरात मॉडल को लेकर केंद्र की राजनीति में उतरे मोदी ने बीते 10 वर्षों में अपने स्पष्ट नजरिए से ही जनता का भरोसा जीता है।
चुनावी मैदान में और इससे इतर भी मोदी का प्रहार परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, जातिवाद और क्षेत्रवाद पर रहा है। लेकिन क्या मोदी ने दक्षिण के दुर्ग को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है? उत्तर भारत में तो ब्रांड मोदी लहर बनाता दिख रहा है, दक्षिण में क्या? मोदी दक्षिण भारत को लेकर भी बेहद एक्टिव है। 5 राज्यों की 129 सीटों का दांव 400 प्लस के टारगेट के लिए बेहद अहम है। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी कुल 29 सीट ही जीत सकी थी। इसमें कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 सीटें शामिल हैं। दक्षिण मिशन को लेकर पीएम मोदी ने पूरा जोर लगाया है और बीते 77 दिनों में 23 दिन उन्होंने दक्षिण राज्यों में बिताए हैं। मैसूरू में पीएम मोदी ने कांग्रेस को भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे को लेकर घेरा। कांग्रेस की चुनावी रैली में भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े? क्या ऐसी कांग्रेस को देश माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को कर्नाटक माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को मैसूरी माफ करेगा? पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से चीड़, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। तो इसी उत्थान और पतन के कोण में कांग्रेस फंसी है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की बीजेपी की घेरेबंदी में जाति की धुरी क्या कांग्रेस के लिए सत्ता की धुरी बन सकेगी? क्योंकि यह भी दीगर है कि जिस जातीय जनगणना के सूत्र को राहुल गांधी रट रहे हैं, उसको देने वाले नीतीश बाबू अब मोदी के 400 प्लस के टारगेट को हिट करने में जुट चुके हैं। तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।